हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं आप सभी के सामने। आज का टॉपिक है साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर 50 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। आपका जो है पहला आपका है ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना का कारण दिखाई देता है। मरीचिका जो होता है वो किस कारण से दिखाई पड़ता है, तो याद रखिएगा ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है हमें ये घटना दिखाई देती है। मरीचिका क्या होती है, तो आप सभी देखते होंगे कभी कभी रोड पर जो है यानी सड़क पर आगे कुछ दूर में आपको पानी की तरह दिखेगा, यानी पानी उसका तैरता नजर आएगा, पर वो वास्तविकता नहीं होती है। ये गर्मी के समय होता है अक्सर। ठीक है, तो वही क्या होता है, मरीचिका हम लोग कहते हैं। और वो किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। याद रखिए किसके कारण होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें मरीचिका दिखाई देती है। अब नेक्स्ट आपका है वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के अग्रदीप में जो होता है हेडलाइट जो होता है वो परवलयी दर्पण होता है। क्या होता है? वो परवलयी दर्पण का उपयोग करते हैं हेडलाइट में। और आपको पूछे अगर साइड मिरर के रूप में, यानी वाहनों के जो साइड में जो लगे होते हैं छोटे से दर्पण, वो उत्तल दर्पण होता है। उसका कार्य क्या होता है? वो पीछे के वाहनों को दिखाता है, यानी बड़ी वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बना करके उत्तल लेंस में दिखा देता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो परवलयी दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है आपका है कारों के हेडलाइट में। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, आप देखिए परवलयी दर्पण। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आपका प्रकाश के वेग सबसे पहले किसने मापा था। प्रकाश का वेग जो सबसे पहले मापा गया था वो किसने मापा था? वो रोमर ने मापा था। किसने मापा था? रोमर ने। ठीक है, रोमर एक विज्ञानी थे जिसने प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापे थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे का उपयोग जो करते हैं उस चश्मे किसका होता है? पोलराइड होता है। क्या होता है? पोलराइड चश्मा होता है। पोलराइड चश्मा होता है। फिल्म देखने के लिए पोलराइड चश्मे का उपयोग करते हैं, यानी 3D फिल्म देखने के लिए क्या होता है? पोलराइड चश्मे का उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें कौन सी राशि प्राप्त होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? द्रव्यमान हो जाएगा। क्या होगा? द्रव्यमान। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं संवेग बराबर होता है यानी P बराबर होता है m इंटू भी होता है। क्या होता है? m इंटू भी। यहाँ पे क्या है? P क्या है? संवेग है, V क्या है? वेग है, और m क्या है? द्रव्यमान यानी मास है। ये क्या है? मास है। अगर हम m बराबर निकालते हैं यानी द्रव्यमान बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका P बटे भी। क्या हो जाएगा? वो P बटे भी हो जाएगा। तो यही है, आप याद रखिएगा। P बराबर क्या होता है? m इंटू भी। ये नॉमेरिकल भी पूछे जाते हैं, नॉमेरिकल के तौर पर भी याद रखिए। P बराबर क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है? मास गुना वेग। क्या होता है? मास गुना वेग, यानी द्रव्यमान गुना वेग क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। चलिए देखते हैं, इसी से ये निकल गया आपका, यानी संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है आप सभी जानते हैं वो न्यूटन के द्वारा किया गया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन किया गया था वो किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और न्यूटन ने ही थर्ड लॉ भी दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, वो भी देखेंगे आगे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका है पास्कल इकाई किसका है। पास्कल जो इकाई आप सभी जानते हैं, पास्कल इकाई किसका है? दाब का है। पास्कल क्या है? किसकी इकाई है? दाब का इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है क्यूसेक। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से हम जल के बहाव को मापते हैं। क्यूसेक से क्या मापते हैं? जल के बहाव को मापते हैं क्यूसेक से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आपका है। नेक्स्ट आपका है सबसे अधिक प्रत्यास्था जो होती है किसकी होती है? स्टील की होती है। सबसे अधिक प्रत्यास्था किसकी होती है? स्टील की होती है। अगर इसमें आपको ऑप्शन में सोना है तो आप सोना ही टिक करें, क्योंकि सोना की प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है। ठीक है, प्रत्यास्था का मतलब यहाँ पे हो गया कि जिससे हम पीटते हैं और पीटने पर वो टूटे ना, पीटने पर वो क्या हो? चिपटा होते जाए पर वो टूटे नहीं। नेक्स्ट आपका है पानी के अंदर जो एक बुलबुला होता है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला
किस तरह के वार्ता को बताता है? याद रखिएगा, पानी के अंदर जो बुलबुला होता है, पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। किसके कारण किस तरह का कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। पानी के अंदर का हवा का बुलबुला, पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो होता है एक अवतल लेंस के द्वारा कार्य करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो याद रखिएगा, विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा क्या होती है? समान होती है। क्वेश्चन क्या है आपका? इकाइयों में समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा क्या होती है? समान होती है। विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा क्या होती है? समान होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से आ रही हो तो दर्पण में मनुष्य का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दुगुना बनेगा। याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेंगे तो दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो बनेगा 4 मीटर प्रति सेकंड। अगर 8 मीटर प्रति सेकंड की ओर से हम चलेंगे दर्पण की ओर तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो 16 मीटर प्रति सेकंड की दर से बनेगा। यानी चाल का दोगुना प्रतिबिंब बन जाता है दर्पण में। जिस चाल से चलते हैं उसके दोगुने चाल का प्रतिबिंब हम दर्पण में हमारा बन जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है, सबसे बड़ी आंख किस स्तनी की होती है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी आंख जो होती है वो हिरण का होता है। किसका होता है? हिरण का सबसे बड़ा आंख होता है स्तनपायी में। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है, आज हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, यानी अभी जो है वर्तमान में जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कौन सा देश अग्रणीय है? याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA क्या है? सबसे अधिक अग्रणीय है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं? तो अभ्रक का जो होता है वो विद्युत में जो है हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। विद्युत उत्पादन में यूरेनियम का उपयोग कर लेते हैं और यहाँ पे अभ्रक को कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? विद्युत में हम अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार जो किया था हेनरी सीले ने किया था। किसने किया था? हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। हेनरी सीले ने, याद रखिए हेनरी सीले ने क्या किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो ये आप याद रखें, फैराडे के नियम। विद्युत अपघटन में फैराडे के नियम का लागू किया जाता है। विद्युत अपघटन में फैराडे के नियम लागू होते हैं। विद्युत अपघटन में फैराडे के नियम क्या होते हैं? लागू होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे है, ध्वनि किस प्रकार की यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि याद रखिएगा ये अनुदैर्ध्य है। एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य। तो याद बता देते हैं आपको, ध्वनि है तो ये अनुदैर्ध्य होगा। यहाँ पे देखिए ध्व है और यहाँ भी ध्व है तो अनुदैर्ध्य होगा। ठीक है, और प्रकाश की चाल अगर कहेगा तो वहाँ पे अनुप्रस्थ हो जाएगा। प्रकाश में क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है प्रकाश में? देखिए प्रकाश में क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। ये प्रस्थ, प्रकाश में अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुप्रकाश में अनुप्रस्थ होता है और ध्वनि में अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या है आपका, ध्वनि किस रूप में यात्रा करता है? तो ये अनुदैर्ध्य यात्रा करता है। अनुदैर्ध्य यानी ध्व से, इसमें ध्व मिला दीजिए। याद रखने के लिए बता रहे हैं, अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहता याद रखिएगा, ध्वनि से क्या होता है? ध्व होता है तो अनुदैर्ध्य, और प्रकाश में अनुप्रस्थ यानी प से प्रस्थ होता है। ठीक है, प्रकाश प्रस्थ। ठीक है, याद रखिएगा, और अनुध्वनि ध्व से। ठीक है, यानी क्या हो गया, प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ यात्रा करता है, अनुप्रस्थ रूप में यात्रा करता है, और ध्वनि अनुदैर्ध्य रूप में यात्रा करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट इसमें आपका है, सोनार मुख्य रूप से किसके उपयोग के लिए किया जाता है? यानी सोनार का जो उपयोग करते हैं वो किस लिए उपयोग करते हैं? तो सोनार का उपयोग हम लोग करते हैं समुद्री यात्रा के दौरान। जब कोई वस्तु समुद्र में गिर जाती है तो उसका ये, या कोई जहाज वगैरह सब गिर जाता है तो हम सोनार का उपयोग करते हैं इसका। ठीक है, समुद्री यात्रा के दौरान हम सोनार का उपयोग करते हैं।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है, तो याद रखिएगा सूर्य में नाभिकीय ईंधन हीलियम है। क्या है, हीलियम है। और याद रखिए हाइड्रोजन और हीलियम दोनों सूर्य में पाए जाते हैं और सूर्य में संलयन होता है। क्या होता है, सूर्य में संलयन होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो सूर्य में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हाइड्रोजन 71% होता है और हीलियम 26% होता है। अन्य भी गैस होते हैं और इन दोनों गैसों का जो संलयन होता है तो हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है। ठीक है, सूर्य में हीलियम 21% होता है और हाइड्रोजन की बात करें तो ये होता है 71%। याद रखिएगा सूर्य में हाइड्रोजन 71% और हीलियम 21% होता है। जब इन सबका संलयन होता है तो नाभिकीय ऊर्जा से हमें प्रकाश मिलता है, यानी सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। नेक्स्ट बात करें तो वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचे जाते हैं, यानी किस कारण से है कोई भी जो पृथ्वी की ओर यानी धरती की ओर खींचा जाता है, वो कौन सा कारण है, तो आप सभी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। आपसे क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण भाग के सबसे नज़दीक है, यानी पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा पे कितना है, यानी 1/6 भाग जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण है। यानी चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 भाग क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। याद रखिएगा 1/6 भाग। ठीक है, और भार की बात करें तो अगर यहाँ पे कोई वस्तु का भार 6 किलो है और वहाँ पे कितना होगा, चंद्रमा पर 1 किलो भार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा द्रव्यमान नहीं बदलेगा, जो द्रव्यमान यहाँ होगा वही द्रव्यमान चंद्रमा पे भी होगा, पर भार बदल जाते हैं। अगर भार यहाँ पे 6 kg है, चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। यानी भार में चेंज होता है, द्रव्यमान में चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो प्लावन के नियम पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर कार्य करता है, प्लावन के नियम पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, याद रखिएगा प्लावन के नियम से संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम प्लावन के नियम से क्या संबंधित है, आर्किमिडीज का नियम संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है, श्यानता किसकी इकाई होती है, तो श्यानता वाइंज की इकाई होती है। श्यानता किसकी इकाई होती है, वाइंज की इकाई श्यानता होती है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है, दूध से क्रीम निकालने की कौन सा बल लगता है। दूध से क्रीम जब हम निकालते हैं कौन सा बल लगता है, तो अपकेंद्रीय बल का उपयोग करते हैं दूध से क्रीम निकालने में। दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, यानी जिस घड़ी में हम चाबी भरकर चलाते हैं बिना बैटरी वाला, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं सूर्य में संलयन होता है तो नाभिकीय संलयन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन होगा। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, सूर्य में संलयन होता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है, वायुमंडल में बादल जो तैरते हैं वो किस कारण से होता है। याद रखिए बादलों के घनत्व के कारण क्या होता है, वो वायुमंडल में तैरते हैं। बादल घनत्व के कारण वायुमंडल में क्या होता है, वो तैरता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस प्रकार की यानी किस विधि से गर्म होता है, तो याद रखिएगा आपका कन्वेक्शन के द्वारा गर्म होता है। किसके कारण होता है, कन्वेक्शन के द्वारा इस पानी क्या होता है, गर्म होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है आपका है, वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं। वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा आपको गेरियाटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गेरियाटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गेरियाटिक्स कहते हैं। वृद्धों में चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, गेरियाटिक्स कहते हैं। वृद्धों में चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, गेरियाटिक्स कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका है, हाइपरग्लाइसेमिया रोग यानी नामक रोग जो होता है रक्त में किसकी कमी के कारण होता है। हाइपरग्लाइसेमिया रोग जो होता है रक्त में किसकी कमी के कारण होता है। याद रखिएगा हाइपरग्लाइसेमिया रोग जो होता है वो ग्लूकोज की कमी के कारण होता है, यानी ग्लूकोज की कमी के कारण हाइपरग्लाइसेमिया रोग होता है। हाइपरग्लाइसेमिया रोग जो होता है वो ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है HTLV
सेकंड, HTLV सेकंड यानी द्वितीय नमक वायरस रोग संबंधित है, ये एड्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। HTLV-2 जो है नामक वायरस किससे संबंधित है? ये एड्स से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। याद रखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो याद रखिए, एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है पित्त। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण होता है कहाँ पे? लीवर में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट आपका है साइनोकोबाल्मिन क्या है? साइनोकोबाल्मिन क्या है? ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। साइनोकोबाल्मिन क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का क्या होता है? रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में अत्यधिक दाब होती है, यानी क्वथनांक क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? क्वथनांक अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी दाब क्या होता है? अत्यधिक होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब हम दाब बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाता है। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। क्या है 42 नंबर। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ये जो है न्यूटन का थर्ड नियम है। क्या है? न्यूटन का थर्ड नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया जो है ये न्यूटन का तीसरा नियम है। क्या है? न्यूटन का ये तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो स्नायु कोशिका होती है। कौन सी होती है? स्नायु कोशिका मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? स्नायु कोशिका होती है। स्नायु कोशिका क्या होती है? मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकलर ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकलर ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकलर ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकलर ने की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नाशपाती। नाशपाती का हम लोग कौन सा भाग खाए जाते हैं, यानी नाशपाती का हम लोग जो भाग खाते हैं उसका नाम क्या है? तो गूदेदार पुष्पासन। क्या होता है? गूदेदार पुष्पासन होता है। नाशपाती का हम लोग गूदेदार पुष्पासन खाते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? गूदेदार पुष्पासन खाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका है टेट्राब्यूटाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टेट्राब्यूटाइलेट जो है पेट्रोल में हम जो मिलाते हैं वो क्यों मिलाते हैं? याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए हम टेट्राब्यूटाइलेट का प्रयोग करते हैं। टेट्राब्यूटाइलेट का प्रयोग जो हम पेट्रोल में करते हैं एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। नेक्स्ट आपका है किस तरंग की सहायता से चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं? किस तरंग की सहायता से चमगादड़ उड़ते हैं? क्वेश्चन सीधा समझिए। ये प्राश्रव्य तरंग की सहायता से क्या होता है? चमगादड़ उड़ता है। यानी चमगादड़ क्या होता है? प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है जिसके माध्यम से वो अपने मार्ग को क्या करता है? वो समझ सकता है कि आगे में कुछ है या नहीं है। यानी चमगादड़ प्राश्रव्य तरंग के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका। HIV विषाणु निम्नलिखित में से किस रोग में होता है? HIV विषाणु कौन सा रोग होता है? तो आप सभी जान रहे हैं HIV क्या होता है? HIV एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम याद रखिएगा। एड्स का फुल फॉर्म ही कभी पूछे जाते हैं। HIV जो विषाणु होता है वो क्या है? एड्स से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है आपका है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। क्या होता है? विटामिन के इसमें सहायक होता है। विटामिन के की सहायता से क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट जो है 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हम और भी अच्छे वीडियो आप सभी के सामने लाते रहें। चलिए, वॉचिंग के लिए धन्यवाद।